रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीफिस बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत सन 2023 का सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु रखी है। इस प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, f2 है। तब वस्तु की दूरी u कितनी, -15, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, b। अब उत्तल लेंस के लिए सूत्र, लेंस के सूत्र से 1/f1 बराबर 1/b माइनस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, u का मान कितना, -15, और b का मान कितना दिया है, 30। ठीक है, यहाँ पर -1 माइनस ये, तो माइनस क्या हो जाएगा, +30, और 15 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 30 एकम 30, तो ऊपर 1 आ जाएगा, 15 दूनी 30, तो 2 एकम 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दाई 30, 1/f1 बराबर 1/10 मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, f1 बराबर 10 ना। इसके बाद एक अवतल लेंस उसके क्या रख दिया था, संपर्क में रख दिया जाता है, तब उसका जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, आगे खिसक जाता है। तब उसका बी का मान कितना हो जाएगा, 30, और यू का मान हो जाएगा -15। तब 1/F, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f बराबर b का मान 60 हो गया, और माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस की 1/15। ये आपको मिल जाएगा 1/f बराबर 60, और माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 60 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। सॉल्व करेंगे तो 60 एकम 60 मीन्स 1 और 4, 15 चौका 60, तो 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, इतना आ जाएगा 12। ठीक है, 1/f बराबर 1/12, f बराबर कितना हो जाएगा, 12 ना। ये आपका संयुक्त लेंस की क्या होगी, फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का एक फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। आपको मिल जाएगा 1/12। 1/f क्या है, 1/f है 1/12, ये 1/10 प्लस 1/f2। 1/f2 बराबर 1/12, और f2 ये उधर जाएंगे तो क्या जाएगा, 1/10 माइनस में। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 12 ढाई 120, ये आपको मिल जाएगा 10 एकम 10 और 12 एकम 12। 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 60। 1/f2 बराबर कितना मिल जाएगा, 1/-60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f2 बराबर -60। अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, -60 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्य विधि स्पष्ट कीजिए तथा इसकी तुलना अपवर्ती दूरदर्शी से कीजिए। अब परावर्ती दूरदर्शी, इसका जो किरण आरेख है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है ना, स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्या होती है परावर्ती दूरदर्शी, इसमें दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए अदृश्यक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, अवतल दर्पण जिसमें क्या है, M1। प्रोसीजर, कार्यविधि क्या होगी, दूर स्थित वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें दर्पण M1 पर आपतित होती हैं। ठीक है ना, जो दर्पण आपका दे रखा है M1, उस पर क्या होती है, सीधी समांतर आपतित होती है, जहां से परावर्तित होकर दर्पण M2 पर टकराती हैं। ठीक है, एक नीचे दूसरा दर्पण M2 दे रखा है साइड में नीचे की तरफ। M2 से परावर्तित होकर किरणें, जो वस्तु AB है, AB का आभासी प्रतिबिंब A', आभासी प्रतिबिंब क्या बनाती है, A', B' बनाती है। जो A', B' है वो नेत्रिका के लिए क्या करता है, वस्तु का कार्य, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका वस्तु का लास्ट प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, जो वस्तु AB है उसका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो ऊपर की साइड में A', B' बनाती है, जो कि कैसा होता है, वास्तविक, बड़ा और उल्टा होता है। अपवर्ती दूरदर्शी से तुलना, जो परावर्ती दूरदर्शी है उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, अपवर्ती दूरदर्शी से। तो जो परावर्ती दूरदर्शी है इसका जो प्रतिबिंब होता है वो अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा कैसा होता है, चमकीला होता है। नंबर 2, इसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होता।
और नंबर 3 ये है अपवर्ती दूरदर्शी कम खर्चीला होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का गा, 5 का गा। इसमें एक परिपथ दे रखा है, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे आपका 6 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ये 3 ओम का प्रतिरोध है और इसमें जो है वो 4.5 वोल्ट 4.5 वोल्ट क्या है बैटरी। 6 ओम ये आपका कितना हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, ये आपकी 3 वोल्ट है, ये 3 ओम है। ठीक है ना, और ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से जो है बैटरी जो बन है, बैटरी आपकी, इसको हम जो है यहाँ से I1 धारा निकल रही है। ठीक है ना, तो और यहाँ से क्या निकल रही है आपकी I2 धारा। तो इसमें जाएगी कौन सी धारा, इस वाले प्रतिरोध में I2 धारा, और यहाँ से क्या आएगी I1, और तो इस रेजिस्टेंस में कितनी धारा बहेगी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी धारा जाएगी I1 और यहाँ पे निकलेगी आपकी कौन सी धारा I2। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से एक बंद पास हमारा, एक ये बंद पास है, एक बंद पास के साथ दो, एक खंड हमारा ये वाला है, एक खंड क्या है हमारा दूसरा है। तो यहाँ लिखेंगे बंद पास एक के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है ना, बंद पास एक के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि पर खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है ना, तो 10 और इसमें धारा कितनी है I1, तो 10 I1 प्लस इस खंड में इस 6 ओम में कितनी है I1 प्लस I2, तो 6 I1 प्लस I2 बराबर बैटरी कितनी लगी आपकी 3 वोल्ट की बैटरी है। सॉल्व करेंगे 10 I1 प्लस 6 I1 प्लस 6 I2 बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, 10 I1 और 6 I1 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 16 I1 प्लस 6 I2 बराबर 3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2, ये बंद पास 2 है, इसमें क्या है I2 धारा किसमें जा रही है 3 ओम, 3 I2 प्लस यहाँ पर 6 I1 प्लस I2 और इसमें बैटरी लगी है आपकी 4.5 वोल्ट की 4.5, तो आपको ये मिल जाएगा 6 I1 प्लस 3 I2 और ये 6 I2, ये आपको हो जाएगा 9 I2 बराबर 4.5। ठीक है ना, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 I1 प्लस 3 3 9 3 I2 और यहाँ आपको मिल जाएगा 1.5, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे सॉल्व। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना है 2 I1 और यहाँ पे 6 I2, यहाँ पे क्या 3 I2। समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, समीकरण 1 में से घटाने पर। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 I1 प्लस 2 3 6 6 I2 बराबर 15 दूनी 30 मतलब 3। यहाँ से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे, 16 I1 प्लस 6 I2 बराबर 3। घटाने पर क्या होगा, माइनस चिन्ह आपके क्या होंगे चेंज, 6 I2 से 6 I2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आपको बचेगा माइनस के 12 I1 बराबर 0 या I1 बराबर हमें मिल जाएगा 0। और I1 जो धारा है वो क्या है, I1 धारा किसमें बह रही है 10 ओम में, और क्वेश्चन में पूछा है 10 ओम में बहने वाली धारा, अर्थात 10 ओम के प्रतिरोध में, 10 ओम के प्रतिरोध में
प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा I1 बराबर कितनी हो जाएगी, 0 एम्पियर, है ना, 0 एम्पियर। ठीक, I1 बराबर 0 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर घा, क्वेश्चन नंबर 5 का घा, 5 का घा। हेडिंग बनाएंगे पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत का बनना, अवक्षय परत का बनना, अवक्षय परत का बनना, ठीक है ना। एक पीएन संधि डायोड है ना, पीएन संधि डायोड, ये आपका पी और ये क्या है, एन, ठीक है ना, पी और एन। पी में क्या होते हैं, और ये प्लस 0 प्लस इसी प्रकार यहाँ पर प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, प्लस और ये माइनस इलेक्ट्रॉन और प्लस माइनस ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। यहाँ पर पीएन संधि बनती है, तो पीएन संधि बनते ही ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण संधि के आर पार जो आवेश वाहक होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन और कोटर, है ना, इलेक्ट्रॉन कोटर, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन और पी टाइप क्रिस्टल से क्या होते हैं, होल्स जो है संधि के क्या होते हैं, आर पार जाते हैं, अर्थात आवेश वाहकों का क्या हो जाता है, विसरण शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और विसरण शुरू होने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि ये संधि को पार नहीं कर पाते, और पी और एन क्षेत्र में प्रबल एक वैद्युत क्षेत्र, है ना, एक तरफ धनावेश और एक तरफ क्या होता है, ऋणावेश स्थापित हो जाता है, जिसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है। और EI स्थापित होने के कारण जो आवेश वाहक हैं वो संधि को पार नहीं कर पाते हैं, और वो संधि के पास ही क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं ना, संधि के पास में क्या होने लगते हैं, वो जमा होने लगते हैं, ठीक है। इस टाइप से संधि के पास में क्या होते हैं, जमा, इधर से प्लस, है ना, जम हो जाते हैं, और एक पतली सी क्या बनाते हैं, लेयर, पतली सी परत बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं अवक्षय परत। पीएन संधि डायोड, तो लिखेंगे कि पीएन संधि बनते ही, पीएन संधि बनते ही ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण संधि के आर पार, संधि के आर पार आवेश, आवेश वाहकों, आवेश वाहकों का मतलब कोटर और होल्स व इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। एन टाइप, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन व पी टाइप से कोटर संधि के आर पार, संधि के आर पार
जाने लगते हैं, जाने लगते हैं। विसरण के बाद, विसरण के बाद पी क्षेत्र में, विसरण के बाद पी क्षेत्र में ऋणावेश व एन क्षेत्र में धनावेश प्रबल हो जाता है, प्रबल हो जाता है, प्रबल हो जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण संधि पर एक वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई आई स्थापित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? ई आई स्थापित हो जाता है। अतः संधि के आर पार, संधि के आर पार, संधि के आर पार आवेश वाहकों का, आवेश वाहकों का विसरण रुक जाता है, विसरण रुक जाता है और ये संधि के पास एक पतली परत बना लेते हैं, पतली परत बना लेते हैं। इस परत को अवक्षय परत, अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत, अवक्षय परत कहते हैं, ठीक है ना, अवक्षय परत कहते हैं। उत्क्रम है डालेंगे, उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत में एवेलांस भंजन, एवेलांस भंजन, उत्क्रम अभिनत में एवेलांस भंजन। क्या होता है एवेलांस भंजन? उत्क्रम अभिनत क्या होता है? उत्क्रम अभिनत में जब पी सिरे को धन सिरे, बैटरी के धन सिरे से जोड़, पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से और एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत कहलाता है, उत्क्रम अभिनत कहलाता है। और जैसे ही लिखेंगे उत्क्रम वोल्टेज, उत्क्रम वोल्टेज बढ़ाने पर, उत्क्रम वोल्टेज बढ़ाने पर उत्क्रम धारा, उत्क्रम धारा स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। परंतु एक निश्चित वोल्टता, निश्चित वोल्टता मीन्स भंजक वोल्टता। कौन सी वोल्टता? भंजक वोल्टता पर, है ना। एक निश्चित वोल्टता पर संधि के पास सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म अधिक संख्या में मुक्त हो जाते हैं,
मुक्त हो जाते हैं। अतः उत्क्रम धारा का मान एकदम बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक। उसे एवेलांस भंजन कहते हैं, जिसे एवेलांस भंजन कहते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद इसका पूछा है अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र, इसका जो अभिलाक्षणिक वक्र होगा, मान लीजिए इधर जो है एक तरफ यहां लेंगे वोल्टता, भंजक वोल्टता, उत्क्रम वोल्टता बी, और यहाँ पर उत्क्रम धारा, ठीक है। इधर लेंगे उत्क्रम धारा और ये धारा होगी माइक्रो एम्पियर में, है ना। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपका -0, यहाँ पर -2, -4, -6, -8 और -10। इसी प्रकार यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ जो है इस टाइप से यहाँ पर एकदम से बढ़ जाता है, ये इस टाइप से इसका ग्राफ आता है। ठीक है ना। ये आपका हो गया अभिलाक्षणिक वक्र, उत्क्रम वोल्टा बी और उत्क्रम धारा आई के बीच में, अभिलाक्षणिक वक्र। इसके बाद ये जो है ये क्या है, भंजक वोल्टता, है ना, भंजक वोल्टता। ये भंजक वोल्टता को शो कर रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, या क्वेश्चन नंबर 5 का, या 5, या है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ क्वेश्चन है, एक समीकरण दे रखी है ई वाई बराबर 300 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी वोल्ट प्रति मीटर, है ना। ई वाई बराबर 300 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर द्वारा प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में 2.0 गुणा 10⁻7, है ना। तो एक वेग दे रखा है, 2 गुणा दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी से करने पर तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई नॉट बराबर 300। कितना मिल जाएगा, ई नॉट बराबर 300। ठीक है। हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन में लगने वाले अधिकतम चुंबकीय बल, ठीक है ना, चुंबकीय बल। हम जानते हैं सूत्र ये होता है आपका बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी, ठीक है ना। ई नॉट का मान कितना दे रखा है, 300, और सी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 से डिवाइड करेंगे 100, आपको मिल जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻8 ऊपर ले जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁻6, ठीक है ना। 1 गुणा 10⁻⁻6 ये बी नॉट का मान आ जाएगा। हमें निकालना है चुंबकीय बल,
बल। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल एफ बी बराबर ये आपका हो जाता है बी नॉट ई इंटू बी, बी नॉट ई इंटू बी। बी नॉट का मान कितना दे रखा है? 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 इंटू ई का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 एंड वेग दे रखा है आपका 2 गुणा 10 की पावर 7। सॉल्व करेंगे 16 दूनी 32 तो मीन्स 3.2 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6 19 और 6 25, 25 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 18 है ना। ये आपका आ जाएगा न्यूटन। 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 न्यूटन। ये आपका हो गया अधिकतम चुंबकीय बल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, अथवा यह क्वेश्चन इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर या ये जो क्वेश्चन नंबर सॉरी घा का ये आपका जो क्वेश्चन है वो अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अथवा ये हमारा यहाँ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक हाइड्रोजन परमाणु 1025 एंगस्ट्रॉम का परावैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है। इस संक्रमण में संलग्न ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां पर आपका दे रखा है लैम्डा बराबर 1025 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम को हटाएंगे तो 1025 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, या इसको 1.025 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। परावैंगनी विकिरण, परावैंगनी विकिरण, परावैंगनी विकिरण N1 बराबर हमने मान लिया क्या है? 1 है। तब सूत्र 1/लैम्डा बराबर R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है ना। यहां देखेंगे 1/लैम्डा का मान कितना है? 1.025 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 बराबर ये आपका होता है 1.097। आर का मान 1.097 गुणा 10 की पावर 7 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1/1 का स्क्वायर क्या जाएगा? 1, ठीक है ना। 1/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/1.025 गुणा 10 की पावर 7 बराबर 1.097 गुणा 10 की पावर 7 इंटू ये आपका क्या हो गया? 1 माइनस 1/N2 स्क्वायर, या इसको सकते हैं 1 माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है ना। अपॉन ये इसके क्या आएगा? हर में, है ना। तो 1.025 गुणा 10 की पावर 7 गुणा 1.097 गुणा 10 की पावर ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का 7 है ना, -7। ये माइनस का 7 है, यहाँ पर -7, ठीक है। और ये क्या है आपका? प्लस का 7। ये -7 और +7 क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगी कैंसिल। यहाँ पर 1 माइनस 1/N2 स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा? 1/1.025 और 1.097 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.12445, ठीक है ना। या 1 माइनस 1/N2 स्क्वायर, इससे आप 1 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.8894, ठीक है ना, 94। या इसको लिखेंगे 1/N2 स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, 1 माइनस 0.8894 1/N2 स्क्वायर बराबर 1 में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? आपका बच जाएगा 0.1106 0. ठीक है ना।
या इसको करेंगे n2 स्क्वायर बराबर 1/0.1106 डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9.04। कितना मिल जाएगा? 9.04। इसको हम लगभग जो है 9 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 9.04 लगभग 9 के बराबर है, तो n2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9। दैट इज ये बन जाएगा आपका n2 बराबर √9, ठीक है ना। मीन्स तो n2 बराबर हमें मिल जाएगा कितना? 3। कितना मिल जाएगा? 3, ठीक है। ये क्वांटम संख्या, एक तो n1 का मान कितना हो गया? हमने पहले मान लिया कितना? 1, और दूसरी क्वांटम संख्या क्या हो जाएगी? n2 बराबर 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का घा, या सॉरी 5 का या। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस को हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।